चलिए, सबसे पहले हमने क्या देखा था लास्ट क्लास में? थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी क्या होता है? किसी पूरी की पूरी बॉडी किसी पूरी की पूरी बॉडी का टेम्परेचर अगर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाना चाहते हैं तो उसे कितनी हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा, वही क्या है, उसकी थर्मल कैपेसिटी है। उसके बाद नेक्स्ट चीज हमने क्या डिस्कस की थी? वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट, ये जो पेन है, इस पेन को मैं 5 किलो जूल हीट देता हूं तब इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है। तो बताओ कितने वाटर को मैं सेम हीट दूं तो उसका भी टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाए, वही क्या कहलाता है? उसका वाटर इक्विवेलेंट कहलाता है। उसके बाद हमने नेक्स्ट चीज क्या देखी थी? हाँ, उसके बाद हमने देखा था हीटिंग कर्व। हीटिंग कर्व अगर आपको समझ में आ गया तो आप कूलिंग कर्व भी बना सकते हैं। हमने -10 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस को पहले गर्म किया तो वो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ने लगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचने के बाद उसमें फेज चेंज हुआ। फेज चेंज होने के बाद अभी पूरी की पूरी देखो, यहाँ पे ये सॉलिड थी, यहाँ पे पूरी की पूरी लिक्विड बन गई। अभी भी मैंने इसको हीट देना जारी रखा तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक के इसका टेम्परेचर बढ़ गया। लिक्विड था ये, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक के इसका टेम्परेचर बढ़ा। और जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी पहुंचा, अब इसका फेज चेंज होना शुरू हुआ। यहाँ पे ये लिक्विड था, यहाँ पूरा का पूरा वेपर बन गया। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वेपर को और हीट दूंगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये था हीटिंग कर्व। जहां पे भी आपको स्ट्रेट लाइन दिखिए वो लेटेंट हीट है, M × L, इतनी हीट प्रोवाइड करना पड़ता है। जहां पे भी आपको ऐसा टेम्परेचर चेंज दिखे वहां पे होता है MC∆T। किसी किसी बुक में स्पेसिफिक हीट को S से भी डिनोट करता है, तो MS∆T देखेंगे आप किसी बुक में। हम सिंबल कुछ भी रखें, आपको पता होना चाहिए M और ΔT के बीच में जो है वो क्या है? स्पेसिफिक हीट है, चाहे C से लिखे चाहे S से लिखे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या देखा था? फेज ऑफ अ सब्सटेंस। क्या होता है फेज ऑफ अ सब्सटेंस? ये इसका ऐसा फॉर्म होता है जो कि होमोजीनियस होता है। जैसे कि पानी और बर्फ, कहीं पे भी देख लो H2O मिलेगा, होमोजीनियस है उसका केमिकल कंपोजिशन। उसके बाद ये फिजिकली डिस्टिंक्ट होता है, आप इसको अलग अलग देख सकते हैं कि हाँ ये आइस है और ये वाटर है। उसके बाद ये मैकेनिकली सेपरेबल होता है, आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, पानी और बर्फ को कर सकते हैं सेपरेट। उसके बाद क्या देखा था हमने? हीट ट्रांसफर हमने शुरू किया था। हीट ट्रांसफर, तो हीट ट्रांसफर हमने शुरू किया। हीट ट्रांसफर के हमने 3 मोड्स देखे थे। 3 मोड्स। नंबर 1 मोड जो था वो था कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है? एक्चुअल जो मॉलिक्यूल होते हैं वो मूव नहीं करते। ये किसमें सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलता है हमको? सॉलिड्स में। इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत स्लो होती है। और तीसरी चीज हमने क्या देखी थी? इसकी डायरेक्शन। ये इरेगुलर डायरेक्शन में होता है, कहीं पे भी किसी भी डायरेक्शन में हो जाता है ये। उसके बाद हमने देखा था किसके बारे में? कन्वेक्शन के बारे में। कन्वेक्शन में जो एक्चुअल मॉलिक्यूल है ना वही हीट को लेके जाता है। तो इसमें हम जनरली देखते हैं कि फ्लूइड्स के केस में हमको देखने मिलेगा, क्योंकि फ्लूइड्स में ही मॉलिक्यूल्स फ्री होते हैं मूव करने के लिए, चाहे वो गैस हो चाहे लिक्विड हो। उसके बाद ये भी ना कंपैरेटिवली स्लो प्रोसेस है, इससे तो ऑब्वियसली फास्ट होगी, बट कंपैरेटिवली कैसी प्रोसेस है? स्लो प्रोसेस है, क्योंकि आगे हम रेडिएशन पढ़ने वाले हैं। और ये भी इरेगुलर फैशन में होता है, इरेगुलर फैशन में किसी भी डायरेक्शन में इसमें हीट जाने लगती है। उसके बाद तीसरा हमने देखा था हीरो कौन था हमारा? रेडिएशन। रेडिएशन ये किस मीडियम में होता है? इसको मीडियम की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर मीडियम होगा तो क्या रेडिएशन नहीं होगा? होगा। जैसे सन से अर्थ तक के बिना मीडियम के भी रेडिएशन के थ्रू हीट आ रही है। यहाँ पे आग जल रही है, हम उससे थोड़ी दूरी पे बैठे हैं, हमको गर्म गर्म रेडिएशन के थ्रू। तो मीडियम हो चाहे ना हो, तो हम बोल देते हैं रिक्वायर्स नो मीडियम। रिक्वायर्स रिक्वायर्स नो मीडियम, ये हमने देखा था। उसके बाद ये कैसी प्रोसेस है? बहुत फास्ट प्रोसेस है, बहुत फास्ट है। इसकी स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ उसके बाद तीसरी चीज हमने क्या देखी थी? एक स्ट्रेट लाइन में होता है। स्ट्रेट लाइन, लाइक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में और कौन चलता है? लाइट। ठीक है। उसके बाद क्या देखा था हमने? हाँ, कंडक्शन इन मेटेलिक रॉड, ये आज का हमारा टॉपिक है, यहां से हमें शुरू करना है। कंडक्शन, कंडक्शन इन मेटेलिक रॉड। कंडक्शन इन मेटेलिक रॉड। तो देखो कंडक्शन इन मेटेलिक रॉड कैसे होता है? मान लो ये एक मेटल की रॉड है, ये एक मेटल की रॉड है, इसमें ये बहुत सारे इसके एटम्स हैं, बहुत सारे इसके एटम्स हैं, थ्रू आउट यहां से लेके वहां तक के बने हुए हैं, पूरे यहां से लेके यहां तक के बने हुए हैं।
इनमें क्या होता है, जो मेटेलिक रॉड होती है, मेटेलिक रॉड, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखो ये होता है हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो चक्कर लगाते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन जो किसी न्यूक्लियस का चक्कर नहीं लगाता, रेंडमली इधर उधर मूव कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो मेटल्स के केस में ना भर भर के फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ 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 बहुत बहुत ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जैसे ही इनको हीट मिलती है, यहाँ पे आपने इसको हीट देना शुरू किया, तो दो चीजें होती है। पहला, इलेक्ट्रॉन उस डायरेक्शन में भागना शुरू कर देते हैं, यहाँ गर्मी लग रही है ना उनको, तो उस डायरेक्शन में भागना शुरू कर देते हैं, तो अपने साथ में हीट एनर्जी को कैरी करते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो उस डायरेक्शन में मूव करेंगे। और ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, इनको भी जब हीट मिलती है तो ये वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं। इसको मैंने बोल दिया मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। तो ये दो चीजों के कारण हीट यहां से वहां जाती है। पहला, फ्री इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को हीट मिली, अब ये भागना शुरू करेगा उस डायरेक्शन में, अपने साथ हीट एनर्जी को लेके जाएगा। इसके कारण 80% हीट यहां से वहां जाती है। और दूसरी चीज होती है मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, इसको जैसे हीट मिले ना तो ये अपनी जगह पे वाइब्रेट होता है, इसका वाइब्रेशन फिर इसमें ट्रांसफर, इसका वाइब्रेशन फिर इसमें ट्रांसफर। इसके कारण ना सिर्फ 20% हीट जो है ना वो उस तरफ जाती है। इसीलिए जो लकड़ी जैसे वुड है या स्टोन है, जितने भी नॉन कंडक्टर से नॉन मेटेलिक बॉडीज है ना, उनमें सिर्फ यही देखने मिलता है, फ्री इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं है। तो उसमें ना बहुत कम हीट एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जा पाती है। ठीक है, तो यही है कंडक्शन मैकेनिज्म इन मेटेलिक रॉड। अब दो चीजें देखो, आपने इसको जस्ट अभी गर्म करना शुरू किया, आपने इसको जस्ट अभी गर्म करना शुरू किया है, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है, अभी सराउंडिंग का टेम्परेचर था मान लो 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पूरी की पूरी मेटेलिक रॉड कितने टेम्परेचर पे है अभी, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अभी गर्म करना शुरू नहीं किया है हमने। पूरी की पूरी रॉड अभी कितने टेम्परेचर पे, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मैंने क्या किया, यहां से इसको एक साइड से हीट देना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद ना यहाँ का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 25, यहाँ का टेम्परेचर 24, यहाँ का 23, यहाँ का 22, यहाँ का 21, और यहाँ का तो अभी भी क्या रहेगा, 20 डिग्री रहेगा। पॉसिबल है ऐसा? थोड़ी देर के बाद और क्या हो जाएगा, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ के हो जाएगा 30, यहाँ का हो जाएगा 28, यहाँ का 26, ऐसा बढ़ता रहेगा टेम्परेचर। तो जिस दौरान टेम्परेचर ना हमेशा चेंज हो रहा है, उसे हम कहते हैं वेरिएबल स्टेट। टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट है या वेरी कर रहा है, वेरी कर रहा है, तो इसे हम वेरिएबल स्टेट कहते हैं। थोड़ी देर के बाद ऐसा होगा कि ना ये वाले एंड का टेम्परेचर पहुंच जाएगा कहाँ, 96 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये पहुंच जाएगा 92 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये 88 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये 75, और ये 63 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और पता है ये टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, हमेशा हीट होता रहेगा क्या, ये मेल्ट हो जाएगा क्या एक मोमबत्ती से, नहीं ना। तो इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा थोड़ी देर के बाद। उसी स्टेट को हम क्या कहते हैं, स्टडी स्टेट कहते हैं। स्टडी का मतलब ही क्या होता है, कांस्टेंट। समझ में आया इतना? तो एक वेरिएबल स्टेट होती है जिसमें टेम्परेचर थ्रू आउट बढ़ रहा है। जैसे कि आपने एक तवा रखा है गैस के ऊपर, तवे का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है, मम्मी तुरंत उसमें रोटी नहीं डालती, देखती जब वो गर्म हो गया उसके बाद ही उसमें रोटी डाली जाती है। तो थोड़ी देर के बाद उसका टेम्परेचर ना फिक्स हो जाता है, कांस्टेंट। उसी को हम स्टडी स्टेट कहेंगे। ठीक है, लिखिएगा। इन metals, in metals there are two mechanisms of heat transfer. There are two mechanisms of heat transfer. नंबर 1 लिखिएगा, by the movement of free electrons, by the movement of free electrons। और नंबर 2 लिखिएगा, हाँ इसके बाजू में भी, इसके बाजू में लिख लो, 80% कंडक्शन ऑफ हीट। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन जब इधर से उधर मूव करते हैं ना, तो 80% हीट लेके चले जाते हैं यहां से वहां। इसलिए मेटल्स में बहुत आराम से हीट एक प्लेस से दूसरी प्लेस पहुंच जाती है। और नंबर 2 लिखिएगा, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। मॉलिक्यूल अपनी ही जगह पे वाइब्रेट होने लगता है। इसमें लिखिएगा मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, इसमें 20% हीट कंडक्शन,
हीट को 20% यहां से वहां ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद लिखिएगा इसमें नेक्स्ट पैराग्राफ में, when one end of a metallic rod is heated, when one end of a metallic rod is heated, heat flows by conduction, heat flows by conduction from the hot end END, from the hot end to the cold end, हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ मूव करती है। फिर आप लोग एक डायग्राम बनाएंगे जिसमें एक मेटेलिक रॉड दिखाएंगे, ये है वो मेटेलिक रॉड, ये है वो मेटेलिक रॉड। इसमें नीचे ऐसा बर्नर दिखा दीजिएगा कि ये बर्नर लगा हुआ है, बर्नर। डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, ये है डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, इस डायरेक्शन में हीट फ्लो कर रही है। ये हॉट एंड होगा, ये कोल्ड एंड होगा, लिख देते हैं। ये है कोल्ड एंड और ये है हॉट एंड। हमारा दिमाग ना पिक्चर्स को बड़े आराम से याद रख लेता है। जब भी नेक्स्ट टाइम आप ये टॉपिक पढ़ेंगे, डायग्राम आपको देखते ही याद आ जाएगा। चलिए नीचे लिखिएगा अब, वेरिएबल स्टेट, वेरिएबल, आइए वेरिएबल स्टेट, वेरिएबल स्टेट। In this state, temperature of, in this state, temperature of every part of the rod increases. In this state, temperature of every part of the rod increases. Full stop. Direction of flow of heat, direction of flow of heat is from hotter end, hotter END end to colder end, colder end। अभी मेरा एक क्वेश्चन भी आने वाला है थोड़ी देर के बाद। तो ये वेरिएबल स्टेट है कि इस रॉड का हर पार्ट का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। दूसरा लिखिएगा इसमें स्टेडी, स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में क्या होगा, थोड़ी देर के बाद थ्रू आउट द रॉड टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब हर पार्ट का टेम्परेचर कांस्टेंट। हर पॉइंट पे सेम टेम्परेचर नहीं है, लेकिन हर पार्ट का जो टेम्परेचर है अब वो चेंज नहीं हो रहा है। थोड़ी देर के बाद क्या होगा पता है कश्यप, यहाँ पे थोड़ी देर के बाद इसका टेम्परेचर ना फिक्स हो जाएगा 99 डिग्री सेंटीग्रेड। इस वाले पॉइंट पे टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा 85 डिग्री सेंटीग्रेड। इस वाले एंड का टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा 70 डिग्री सेंटीग्रेड। अब वो चेंज नहीं हो रहा है, तो इसी स्टेट को हम क्या कहेंगे, स्टेडी स्टेट। लिखिएगा स्टेडी स्टेट। आफ्टर सम टाइम्स a state is reached when the temperature of every cross section, a state is reached when the temperature of every cross section of the rod becomes constant, of the rod becomes constant. This state is called steady state. किसी को कोई डाउट इसमें? मुझे एक डाउट आ गया कि जब हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये हीट जा कहां रही है? भाई हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए। शुरुआत वेरिएबल स्टेट में तो समझ में आ रहा था, जो भी हम हीट दे रहे हैं वो इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रही है, लेकिन थोड़ी देर के बाद देखो बर्नर भी चालू है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। चेंज इन स्टेट। हाँ, यहां से हीट लॉस होना शुरू हो जाएगा। जितनी हीट इसको मिल रही है ना, उतनी हीट ये एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दे रही है, उतनी हीट को ये एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दे रही है। जितनी भी हीट इसको मिल रही थी, ये पता है पूरी की पूरी रॉड गर्म है, तो इस पूरी रॉड से हीट जो है ना सराउंडिंग में, इसके आसपास जो एयर होगी इसको गर्म कर देगी ना ये, तो ये हीट को लॉस कर दे रही है।
तो जितना हीट आ रही है उतनी हीट जा रही है, इसलिए टेम्परेचर क्या हो जाता है थ्रू आउट कॉन्स्टेंट। अगर आपसे पूछ ले तो आप बता सकते हैं कि सर ये हीट को लूज भी तो करेगा, इसी वजह से इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट, इसकी डेफिनेशन पूछता है कि व्हाट इज टेम्परेचर ग्रेडियंट। इसको डिफाइन करने क्या था, लिखिएगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर with distance, with distance I, with distance from hotter end, from hotter end, good morning, to the cold end, to the cold end, end is known as temperature gradient, is known as temperature gradient, is known as temperature gradient। तो देखो हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ हमको जाना है, तो जो टेम्परेचर में चेंज हुआ है डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस में चेंज हुआ है। यहाँ पे ध्यान दो, टेम्परेचर ग्रेडियंट को मैं डिफाइन कर रहा हूँ, पहले हम लोग ऐसी एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं फिर समझ में आ जाएगा। चलो यहाँ का जो टेम्परेचर है ना 98 डिग्री सेंटीग्रेड है। अक्षत यहाँ का टेम्परेचर कितना होगा? 92 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑब्वियसली इससे कम होगा। उसके बाद यहाँ का टेम्परेचर कितना होगा? 88 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ का 92, यहाँ का 88। ये जो रॉड है ना, इसमें यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस थी वो थी 4 सेंटीमीटर, और यहां तक की जो डिस्टेंस थी कश्यपी वो कितनी थी? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो देखो चेंज इन टेम्परेचर कितना आया? यहां से यहां जाने में चेंज इन टेम्परेचर कितना है? नहीं, चेंज इन टेम्परेचर -4, फाइनल माइनस इनिशियल। अभी मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, बाद में हम लोग माइनस साइन भी लगा देंगे। चेंज इन टेम्परेचर है 4 और चेंज इन डिस्टेंस कितना है? 1। बस यही क्या कहलाता है? टेम्परेचर ग्रेडियंट। लेकिन इसके सामने हमको एक माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर कितना है? -4। आपने अकाउंट से पैसे निकाल लिए, आपके अकाउंट में चेंज कितना हुआ? -5000। उसमें दिखाता है ना माइनस के साथ में। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट हमेशा कैसा मिलता है हमको? नेगेटिव। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है हॉटर एंड से वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होने लगता है? फॉल होने लगता है। इसलिए टेम्परेचर ग्रेडियंट हमको नेगेटिव मिलता है हमेशा। मैं इसको ग्राफ के थ्रू भी आप लोगों को दिखा दूंगा अभी, ठीक है? लिखिएगा इसमें। अच्छा मैंने डेफिनेशन लिखवा दी ना, तो लिखिएगा इसका फॉर्मूला, टेम्परेचर ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स, और सामने में लगा लेंगे माइनस चेंज इन टेम्परेचर टू द चेंज इन डिस्टेंस, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? dt अपॉन dx। अच्छा ये ट्राइंगल भी डेल होता है, ये भी d, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? हाँ एकदम छोटा सा, d लगाया मतलब एकदम छोटा सा है ये, और डेल मतलब इससे थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, ठीक है? तो देखो ये ना डेल होगा, डेल इतना ज्यादा हमको दिख रहा है, जब दिखेगा ही नहीं एकदम हल्का सा होगा तब ये क्या हो जाएगा? d। डिफरेंशिएशन, d स्टैंड्स फॉर डिफरेंशिएशन, ठीक है? अच्छा टेम्परेचर ग्रेडियंट की यूनिट क्या होगी? केल्विन पर मीटर, और इसका डायमेंशन क्या होगा? हाँ केल्विन पर मीटर, और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? मास कुछ है क्या इसमें? नहीं है, तो मास 0। लेंथ की कोई यूनिट है क्या? है, L-1, क्योंकि नीचे में है मीटर। क्या टाइम की कोई यूनिट है? नहीं, तो T0। उसके बाद टेम्परेचर की यूनिट है, हाँ है, θ1। जो 0 होते हैं ना हम जनरली उनको नहीं लिखते, इसलिए मैं क्या लिख दूंगा इसको? सिर्फ L-1 θ1। ये हो जाएगा इसका डायमेंशन। तो डायमेंशन हमें याद नहीं करना है, डायमेंशन हम निकाल लिया करेंगे।
इसमें लिखिएगा नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट टेम्परेचर T decreases with the distance, with the distance in the direction of, in the direction of flow of heat, in the direction of flow of heat। तो देखो ये रॉड है हमारी, इस रॉड को यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस है x, यहाँ पे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x इक्वल टू 0। हम डिस्टेंस कहां से लेते हैं, हॉटर एंड से। यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर। तो ये जो हॉटर एंड है वहां पे डिस्टेंस कितनी है, 0। यहाँ पे पता है टेम्परेचर होता है मैक्सिमम। अब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, टेम्परेचर कैसा होने लगेगा, फॉल होने लगेगा, टेम्परेचर डिक्रीज होने लगेगा। तो देखो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होते 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 ये ऐसा आ। अब यहाँ पे देखो टेम्परेचर ग्रेडियंट मुझको बताना है, टेम्परेचर ग्रेडियंट। जैसे आप लोगों ने देखा होगा dy बाई डी एक्स, देखा इसको स्लोप होता है किसी लाइन का y और x एक्सिस में। dy बाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप होता है। वैसे यहाँ पे dt बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। तो मैं किसी भी पॉइंट के ऊपर या किसी भी सेक्शन के ऊपर स्लोप कैसे निकालता हूं, स्लोप कैसे निकालते हैं। आपको अगर इस पॉइंट के ऊपर स्लोप निकालना है, इस वाले पॉइंट के ऊपर, तो हम हाँ कैसे, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे ना एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूं। मैंने ना एक टेंजेंट को ड्रॉ कर लिया इस पॉइंट के ऊपर। कितनी भी लंबी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब इस टेंजेंट पे हमको ना 2 पॉइंट चाहिए x पे और 2 पॉइंट चाहिए y पे। तो इस टेंजेंट पे मैं क्या करता हूं, 2 ना लाइंस खींच लेता हूं। एक लाइन ऐसी खींच लिया, एक लाइन ऐसी खींच लिया। तो देखो x की एक वैल्यू मिल गई, x की दूसरी वैल्यू मिल गई। इसी के करेस्पॉन्डिंग y की एक वैल्यू और y की दूसरी वैल्यू मिल गई। बस 2 लाइंस आपको खींचना रहता है। तो देखो यहाँ पे हमको x की एक वैल्यू मिल गई x1, x की एक वैल्यू मिल गई x2, और इसके करेस्पॉन्डिंग यहाँ पे देखो टेम्परेचर की एक वैल्यू मिल गई T1 और टेम्परेचर की दूसरी वैल्यू क्या मिल गई, T2। अब यहाँ पे dt बाई dx देखो क्या आएगा, इस टेंजेंट का स्लोप कितना होगा, dt बाई dx। आप देखो जैसे जैसे हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, x1 से बड़ा है x2, मतलब इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं तो x बढ़ रहा है। लेकिन टेम्परेचर देखो T1 और T2 में से कौन बड़ा है, T1 बड़ा है, मतलब T2 जो है वो कम है। तो चेंज इन टेम्परेचर कैसा है, निगेटिव, लेकिन ये कैसा है, पॉजिटिव। तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया, ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है। टेम्परेचर का ग्राफ ऐसा मिला हमको, हमने ड्रॉ किया। उसके बाद कहीं पे भी एक स्लोप हमने देखा, dt बाई डी एक्स को स्लोप कहते हैं। टेम्परेचर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब स्लोप ही होता है। तो देखो इस स्लोप को मैंने आपको दिखा दिया कि नेगेटिव स्लोप आ रहा है। नेगेटिव स्लोप कब आता है, जब एक वैल्यू बढ़ती है तो दूसरी वैल्यू क्या होने लगती है, कम होने लगती है। उसी को हम लोग नेगेटिव स्लोप कहते हैं। तो मैंने आप लोगों को दिखा भी दिया कि नेगेटिव क्यों आ रहा था। क्या इसको बनाने की जरूरत है, नहीं, कोई जरूरत नहीं। तो ये हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट है। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है वैसे वैसे टेम्परेचर कम हो रहा है। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, इक्वेशन ऑफ थर्मल कंडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वेशन ऑफ थर्मल कंडक्शन। इक्वेशन ऑफ थर्मल कंडक्शन, consider a rod of length small l, consider a rod of length small l and cross section area capital A, and cross sectional area capital A, capital A, whose faces are maintained, face FACES, faces are maintained at temperature T1 and T2 respectively, at temperature T1 and T2 respectively। ब्रैकेट में लिख लेना ऐसा, T1 is greater than T2।
तो डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो कहां से कहां होगा, T1 से T2 या T2 से T1? T1 से T2। तो हमने मेंशन कर दिया T1 जो है वो ज्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन, ये डायग्राम को बना लो। नेक्स्ट लाइन में लिखना, फ्रॉम ऑब्जर्वेशन इट इज फाउंड दैट, फ्रॉम ऑब्जर्वेशन इट इज फाउंड दैट, तो देखो T1 और T2 दो अलग अलग टेम्परेचर्स हैं। अगर मैं आपको दो रॉड्स यहाँ पे दिखाऊं, इसमें यहाँ का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ का टेम्परेचर है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, और एक ये दूसरी रॉड है, यहाँ पे यहाँ का टेम्परेचर जो है वो है 999 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ का टेम्परेचर है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको पता है हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाती है। बताओ केस नंबर 1 में ज्यादा स्पीड से हीट इस डायरेक्शन में जाएगी या केस नंबर 2 में इस डायरेक्शन में ज्यादा स्पीड से जाएगी? केस नंबर 1 में जितना ज्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस होता है उतनी स्पीड से हीट जो है वो मूव करती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि पानी का लेवल, अगर टंकी को आपने जस्ट अपने रूम में ही रख लिया है, जो ऊपर सिंटेक्स की टंकी लगाते हैं और उसमें नल लगा दिया, तो देखना उसमें पानी बहुत धीरे धीरे आएगा। लेकिन टंकी जितनी ज्यादा हाइट पे होगी, लेवल का जितना ज्यादा डिफरेंस होगा ना, उतनी स्पीड से पानी मूव करता है। इसलिए टंकी को जितना कोशिश करते हैं उतना ऊपर बनाते हैं। अगर 8-10 फ्लोर की कोई बिल्डिंग है, सबसे नीचे वालों को बहुत स्पीड से पानी मिलता है, बहुत प्रेशर से, रोजी एच याद है ना, बहुत प्रेशर से। लेकिन सबसे ऊपर वालों को बहुत कम स्पीड से मिलता है। तो लेवल का जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना अच्छा है। हीट किसके डिफरेंस के कारण फ्लो होती है? टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण। तो टेम्परेचर का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा। तो रेट फ्लो ऑफ हीट जो है ना, ये टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, देखा गया। जितना ज्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस, हीट उतनी ज्यादा फ्लो करती है। दूसरी बात देखो, इसका एरिया कम करो या ज्यादा करो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? एरिया बढ़ाने से हीट ज्यादा फ्लो होगी या कम फ्लो होगी? अच्छा, गर्मी में हम लोग आग तापते हैं, ठीक है, उससे कई बार हम लोग अपने चेहरे को भी गर्म करने की कोशिश करते हैं। किसी ने ऐसा किया है क्या? दो फिंगर्स को ऐसे रखा और ऐसे करके, ये कैसे करते हैं जनरली? पूरा का पूरा हाथ रखते हैं, एरिया ज्यादा रखते हैं और फिर पूरा उसको रखते हैं, तो मस्त गरम गरम लगता है। फिंगर से करा करना, एरिया कम रखो तो आपको हीट भी कैसी मिलेगी? कम मिलेगी। तो एरिया जितना ज्यादा होगा ना, हीट भी उतनी ज्यादा फ्लो होगी, हीट भी उतनी ज्यादा फ्लो होगी। उसके बाद नेक्स्ट, एक बात बताओ, ये लेंथ कम ज्यादा होने से कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ऑब्वियसली, अगर आप क्या कर रहे हैं, मान लो एक बहुत बड़ी गंजी है जिसमें दाल वाल बन रही है, अगर आप एक छोटी सी चम्मच से उसमें स्टीयर करेंगे, बहुत जल्दी वो गर्म हो जाएगी। लेकिन एक बहुत बड़ी लंबी चम्मच होगी, तो उसमें क्या होगा, बहुत देर के बाद हीट आपके हाथ तक पहुंचेगी और मैक्सिमम हीट ना सराउंडिंग में ही वेस्ट हो जाएगी। तो लेंथ जितनी ज्यादा होगी, हीट फ्लो रेट क्या होगा? उतना ही डिक्रीज होगा, उतना ही डिक्रीज होगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। उसके बाद एक बात बताओ, टाइम के ऊपर डिपेंड कैसे करेगी? जितना ज्यादा टाइम एक्सपोज्ड रहेगा ये, उतनी ज्यादा हीट फ्लो हो जाएगी। चम्मच को आप ना चाय बना रहे हो, उसमें घुमा रहे हो, आपने डुबा के निकाल दिया, क्या एंड इसका गर्म हो जाएगा? नहीं होगा। 5-10 मिनट रखोगे तब उसका दूसरा एंड गर्म हो जाएगा। तो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये डिपेंड करता है टाइम के ऊपर, ये 4 फैक्टर्स के ऊपर। तो ये चारों को लिख लो, फिर इसको हम लोग एक साथ क्लब कर देंगे। तो इन चारों को मैं एक साथ क्लब कर देता हूं, तो मुझको क्या मिलेगा? Q इज प्रोपोर्शनल टू T1 माइनस T2, उसके बाद A, उसके बाद नीचे में L और यहाँ पे T, यहाँ पे T। चारों को मैंने एक साथ क्लब कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करूंगा। जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन मिलता है ना, उसको हटाने के लिए हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा देते हैं। तो हमने लगा दिया Q
इज इक्वल्स टू के, ए को भी मैं सामने ले आया, के ए, उसके बाद यहाँ पे T1 माइनस T2 डिवाइड बाई एल, और ये वाला जो टी था ना उसको मैं यहाँ पे नीचे ले आता हूं, इस टी को मैं यहाँ पे नीचे लेके आ गया, क्योंकि क्यू बाई टी क्या कहलाता है, रेट ऑफ हीट फ्लो, जूल पर सेकेंड, इतनी हीट जा रही है जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड को क्या कहते हैं, वाट, पावर की यूनिट हो जाती है, तो जूल पर सेकेंड। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, क्यू बाई टी इज इक्वल टू के ए T1 माइनस T2 अपॉन एल। ठीक है, इसको लिख लिए, इसको डब्बे में बंद कर दो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। वेयर K is coefficient of thermal conductivity, where K is coefficient of thermal conductivity, coefficient of thermal conductivity of material of rod, thermal conductivity of material of rod, ये हर मटेरियल के लिए अलग अलग होगा। अगर आप स्टील की चम्मच को डालेंगे चाय में तो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी, उसमें कंडक्शन बहुत फास्ट होता है। अगर आपने एक वुडन चम्मच को इंसर्ट किया है, बहुत देर से गर्म होगी, क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, वो अपने से कंडक्ट नहीं होने देती। ये जो के है ना, ये बताता है कि कितना इजीली उसमें हीट ट्रांसफर हो सकती है। के की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, हीट उतनी इजीली, उतनी फास्ट मूव करेगी। देखो, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, जितना ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होगी, हीट उतनी तेजी से मूव करेगी। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, जैसे कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्टील, ये करीब करीब होती है, एग्जैक्ट वैल्यू मुझे याद नहीं अभी, 50। पहले मुझको बताओ यहाँ पे यूनिट क्या होगी इस के की यूनिट क्या हो जाएगी। यूनिट हम कैसे निकालते हैं, जिसकी यूनिट निकालना है उसको एक ही तरफ रखते हैं, बाकी सबको इधर ले आते हैं। तो इस साइड कौन कौन दिख रहा है, पहले देखो, ये कौन दिख रहा है, जूल, मुझे यूनिट बताना, ये कौन दिख रहा है, जूल। चलो इस फॉर्मूले को मैं वहां पे लिख लेता हूं, Q बाई टी इज इक्वल्स टू के ए T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई एल। तो यहां से K इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q बाई टी इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू T1 माइनस T2, यही तो होगा। तो देखो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, हीट की यूनिट जूल, टाइम की यूनिट सेकंड, लेंथ की यूनिट मीटर, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर डिफरेंस की यूनिट केल्विन। पता है कई बच्चे क्या करते हैं, सर केल्विन माइनस केल्विन जीरो। भाई 10 रुपीज में से 5 रुपीज गए तो क्या बचते हैं, 5 रुपीज बचते हैं ना, केल्विन से केल्विन कट जाता है क्या, नहीं ना, यूनिट तो इंटेक्ट रहती है। तो वैसे ही 100 केल्विन माइनस 20 केल्विन, 80 केल्विन आएगा आंसर इसका, तो यूनिट क्या रहेगी, केल्विन। तो देखो ये मीटर है, नीचे में मीटर स्क्वायर है, तो फाइनली इसकी यूनिट क्या बनती है, जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन। अब कोई होनहार बच्चा बताएगा मुझे इसका डायमेंशन, कॉपी में करके बताओ। जूल क्या है, एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, ml2T-2, बाकी तो सब फिर इजी है। तो मैं अपना कर रहा हूं, आप लोग अपना करो, देखते हैं। ऊपर है जूल तो ml2T-2, नीचे में है TL थीटा। तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, m तो एज इट इज रहेगा, -3 हो जाएगा, ये ऊपर जाके माइनस होगा, और थीटा -1। तो हमने इसका डायमेंशन याद नहीं किया, हमने खुद से निकाल लिया डायमेंशन, ml, हाँ कट गया, T-3 थीटा -1, ये इसका डायमेंशन हो गया। तो यहां पे मैं यूनिट लिख देता हूं अब इसकी, कि के ऑफ स्टील जो होता है वो होता है 50 जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन।
लेकिन अगर आप देखेंगे के ऑफ एल्यूमिनियम ये करीब करीब होता है 180 जूल पर मीटर पर केल्विन पर सेकेंड। तो जो एल्यूमिनियम में और भी ज्यादा स्पीड से हीट फ्लो कर सकती। इसके बाद देखो कॉपर, अगर मैं के ऑफ कॉपर देखूं तो वो करीब करीब आता है कितना 400 सॉरी 280 280 के आसपास आता है, 280 जूल पर मीटर सेकेंड पर केल्विन। ये आपको याद नहीं करना है, मैं आप लोग को दिखा रहा हूं बस। उसके बाद ऑफ सिल्वर ये करीब करीब हो जाता है 400 से भी ऊपर होता है जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन। तो देखो अगर आपको ये चार चीजें दे दी जाए और पूछा जाए कि इनका ऑर्डर बताओ कि कौन ज्यादा अच्छा कंडक्टर है, तो सबसे पुअर कंडक्टर कौन सा है? स्टील। उसके बाद उससे अच्छा कंडक्टर कौन सा हो जाएगा? एल्यूमिनियम। उससे अच्छा कंडक्टर कॉपर। उससे अच्छा कंडक्टर क्या हो जाएगा? सिल्वर। तो कायदे से हमको घर के जितने बर्तन है वो किससे बनाने चाहिए? स्टील। आप क्या चाहते हो, आपकी जो गैस से जो हीट निकल रही है वो जल्दी से फूड तक पहुंचे या नहीं? सिल्वर से बनाने चाहिए, लेकिन सिल्वर से क्यों नहीं बनाते हम लोग? थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है। घर में आपके काम करने आएंगे, पूरे बर्तन चोरी करके चले जाएंगे, इसलिए हम लोग किसका बनाते हैं? फिर आप देखना कॉपर का जनरली हम लोग वो रखते हैं बेस जो होता है। देखना आजकल स्टील के भी बर्तन में कॉपर का बेस आता है। बेस को ही कॉपर का क्यों बनाए? चारों तरफ कॉपर क्यों नहीं? हाँ, हीट तो नीचे से आनी है, और साइड से पता है क्या होता है? हीट लॉस होती है। तो आप चाहते हो इधर जो मटेरियल हो ना साइड में, उसकी कंडक्टिविटी कम होता है कि हीट लॉस कम से कम होना चाहिए, लेकिन नीचे से तो हीट मिल रही है तो अच्छे से हीट आना चाहिए, इसलिए बेस उसका हम कॉपर का बनाते हैं। तो देखो कितना ज्यादा, स्टील से 8 टाइम्स ज्यादा है इसकी कंडक्टिविटी। आपको पता है हीट का सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है? नहीं, गोल्ड तो इससे भी कम है, सिल्वर से कम है गोल्ड। नहीं, डायमंड। डायमंड एक मेटल नहीं है, नॉन मेटल है, फिर भी इसकी कंडक्टिविटी जो है ना इनसे भी ज्यादा है। तो अंदाजा लगाओ कितनी होगी यश? सिल्वर से भी ज्यादा है तो कितनी होगी? 2000? 1000? अच्छा, 800? इतना ज्यादा है। ओरिजिनल डायमंड है कि नहीं है इसको चेक हम लोग इसी तरीके से करते हैं, एक साइड से हीट देते हैं, वो हीट तुरंत दूसरे साइड निकल जाती है। अगर वो कांच का बना होगा ना तो कांच की कंडक्टिविटी बहुत पुअर होती है, बहुत पुअर, 5 से 6 जूल पर मीटर पर केल्विन होती है। देखो इसकी कितनी ज्यादा है। तो कांच में एक साइड से हीट देते हैं, दूसरी साइड हीट निकल ही नहीं पाती, तुरंत समझ जाते हैं, उनके पास डिवाइस होती है तो समझ जाते हैं तो कांच। लेकिन अगर वो डायमंड होगा तो यहां से हीट दिए नहीं कि वहां हीट निकल जाती है, कि इतनी अच्छी कंडक्टिविटी है उसकी, इतनी ज्यादा अच्छी। नहीं, वो बना ही हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में है। डायमंड बहुत हाई प्रेशर और बहुत ज्यादा टेम्परेचर में बनते हैं, इस वजह से उनके ऊपर फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब नया नया ये स्पीड ब्रेकर बनता था ना, तो मैं सोचता था अपनी साइकिल उसके ऊपर से बहुत फास्ट ले जाऊंगा, उसके ऊपर वजन देके ताकि वो दब जाए। ऐसा मैं सोचता था जब नया नया स्पीड ब्रेकर बनता था डामर की सड़क पे। एक बार मैंने जब बनते हुए देखा उसको, जब वो बन रहा है ना उसके ऊपर से पहले रोड रोलर को ले जाते हैं, जो रोड रोलर को बियर कर गया उसके ऊपर साइकिल का क्या फर्क पड़ेगा? इसलिए आप लोगों को जब प्रैक्टिस करनी चाहिए ना तो बहुत हार्ड प्रैक्टिस करनी चाहिए, एग्जाम के लेवल से एक ऊपर प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो एग्जाम में कुछ नहीं होगा, साइकिल जैसे वो भी निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे पूरा ध्यान देना है, चाहे कुछ हो जाए क्लास तो मिस नहीं होना चाहिए एट एनी कॉस्ट। घर वाले पिकनिक पे जा रहे हैं, नहीं भी आप लोग जाओ, मेरी तो क्लास है। ठीक है, तो देखो डायमंड का जो के है वो 2400 जूल पर सेकंड पर मीटर पर केल्विन होता है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, इसमें एक नोट लिख लेना, नोट, ये आपको हो सकता है पूछ ले। फॉर प्योर मेटल्स, फॉर प्योर मेटल्स के की वैल्यू कम हो जाती है अगर टेम्परेचर को आपने बढ़ा दिया।
जो हमारा सिल्वर है ना, जिसकी 400 थी के की वैल्यू, रूम टेम्परेचर पे है, अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे ना उसकी के की वैल्यू घट के 300 हो जाती है। प्योर मेटल्स के लिए थर्मल कंडक्टिविटी कम हो जाती है टेम्परेचर के साथ, लेकिन फॉर एलॉयज, के की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है जब भी आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। एलॉय किसे कहते हैं? हाँ, दो या दो से ज्यादा मेटल्स को आप मिला के क्या बनाते हैं? एलॉयज बनाते हैं। सिल्वर के लिए कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद लिख लो, ऐसा सीक्वेंस बना लो, सबसे ज्यादा सिल्वर के लिए, उससे कम किसके लिए? कॉपर के लिए। इससे कम किसके लिए? कॉपर के लिए। और इससे भी कम किसकी होती है पता है? गोल्ड की। कॉपर से भी नीचे है, कॉपर से भी नीचे है Au, इसलिए इसको मैंने लिखवा दिया, कॉपर से नीचे है Au, लेकिन एल्यूमिनियम से ज्यादा है। ये सीक्वेंस एक बार पूछा है एग्जाम में। कॉपर और गोल्ड में कंफ्यूज होते हैं, तो कॉपर ज्यादा अच्छा कंडक्टर है हीट का गोल्ड के कंपैरिजन। ठीक है। अब देखो, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ना एक फॉर्मूला लिखा था, Q/T इज इक्वल्स टू KA। T1 - T2 की जगह पे मैं डेल्टा टी लिख सकता हूँ, चेंज इन टेम्परेचर। ये चलो अभी T1 - T2 लिखने देते हैं। T1 - T2 डिवाइड बाई एल। यहाँ पे जो ऊपर K इंटू ए दिख रहा है, मैं उसको यहाँ पे एल के नीचे भी लिख सकता हूं। तो Q/T इज इक्वल्स टू T1 - T2 अपॉन एल अपॉन के ए, ऐसा हम लिख सकते हैं। के ऊपर चला जाएगा, इतना तो मैथ सब जानते हैं। अब अगर आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी में, क्या था ओम्स लॉ? V इज इक्वल्स टू IR, ये पढ़ा था। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? R को नीचे ले आऊंगा तो I इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? V/R, V/R। अब यहां पे ध्यान से देखो, जो भी वायर होता है उसमें कौन फ्लो होता है? हाँ, चार्ज फ्लो होता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कितना चार्ज पर यूनिट टाइम में फ्लो हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। ये जो है ना करंट, ये क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो करंट ज्यादा है, अगर बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं एक सेकंड में तो वो करंट क्या है? कम है। अच्छा, करंट फ्लो किसके कारण होता है? पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। अगर वोल्टेज का डिफरेंस नहीं, एक बैटरी भी लाते हो ना 12 वोल्ट की, 3 वोल्ट की, उसके दो टर्मिनल होते हैं, दोनों से जोड़ोगे तब जाके करंट फ्लो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। तो देखो ऊपर में क्या है? पोटेंशियल का डिफरेंस, 12 वोल्ट 13 वोल्ट जितना भी आपने लगाया, और नीचे क्या है? रेजिस्टेंस। तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट की बात हो गई। ये हमारा थर्मल सर्किट है। थर्मल सर्किट में कौन फ्लो होता है? हीट। तो देखो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, कितनी हीट पर यूनिट टाइम में पास हो रही है। तो ये थोड़ा थोड़ा करंट के जैसे नहीं दिख रही है? जैसे कि एक वायर में करंट फ्लो होता है, वैसे एक वायर में हीट भी तो फ्लो हो सकती है। और हीट अपने आप फ्लो होती है, उसको कुछ एक मोटिव चाहिए। किसके कारण हीट फ्लो होती है? टेम्परेचर डिफरेंस। तो देखो, ये थोड़ा थोड़ा आपको पोटेंशियल डिफरेंस जैसा नहीं दिख रहा है? ये करंट के जैसा, ये पोटेंशियल डिफरेंस जैसा। तो जो बची कुची क्वांटिटी होगी वो क्या कहलाएगी? ये हो गया करंट, ये हो गया वोल्टेज, तो नीचे क्या होगा? रेजिस्टेंस। वो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है, ये कौन सा होगा? थर्मल रेजिस्टेंस। तो हमने ना उससे कंपेयर करके देखा, करंट वायर में कौन फ्लो होता है? करंट फ्लो होता है। हमारे यहाँ कौन फ्लो हो रहा है? हीट फ्लो हो रही है। वहां किसके कारण फ्लो होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। हमारे यहाँ किसके कारण फ्लो हो रहा है? टेम्परेचर डिफरेंस। तो जो नीचे बची कुछ क्वांटिटी है वहां पे वो क्या कहलाती थी? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। यहाँ पे क्या कहलाएगी? थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो लिखिएगा स्टार पॉइंट बना के, ये वाला फॉर्मूला लिख लो, Q/T इज इक्वल्स टू T1 - T2 अपॉन एल अपॉन के ए। एल अपॉन के ए, इस फॉर्मूले को लिखो।
इस फॉर्मूले को आपने लिखा। अभी ये गोला और आई और वी मत लिखना, सिर्फ Q बाई टी इज इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन L अपॉन KA। नेक्स्ट टाइम लिखना कंपेयरिंग विथ ओम्स लॉ, कंपेयरिंग विथ ओम्स लॉ। ओम का लॉ क्या है? V इज इक्वल टू आई आर, लेकिन हम ऐसा भी लिख सकते हैं I इज इक्वल टू वी बाई आर। ये भी क्या होगा? ओम्स लॉ ही होगा। कंपेयरिंग विथ ओम्स लॉ, I इज इक्वल टू वी बाई आर, I इज इक्वल टू वी बाई आर। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखना टर्म L अपॉन KA is called as thermal resistance। रेजिस्टेंस का मतलब होता है जो कि ऑब्स्टेकल बनता है फ्लो में। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में ना करंट को फ्लो होने में दिक्कत करता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। हमारे थर्मल सर्किट में जो थर्मल रेजिस्टेंस है ना, वो हीट को फ्लो होने में दिक्कत करेगा। जैसे कि देखो, ये एक प्लास्टिक की बोतल है, मान लो ये स्टील की बोतल है, इसमें मैंने गरम गरम पानी भर दिया। थोड़ी देर के बाद क्या होगा? इसमें से हीट रिलीज हो जाएगी, पानी नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने इसके चारों तरफ एक इंसुलेटिंग मटेरियल लगा दिया, तो हीट को फ्लो के सराउंडिंग में जाने के लिए अब रेजिस्टेंस बढ़ गया या नहीं बढ़ा? बढ़ गया रेजिस्टेंस, तो हीट ना आसानी से फ्लो नहीं हो पाएगी। इसको आप एक कपड़े से ही लपेट दो, देखना पानी बहुत देर तक गर्म रहेगा। क्यों? क्योंकि अब उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है बाहर जाने के लिए, आपने एक मोटा सा इंसुलेशन लगा दिया है। इस वजह से क्या होगा? हीट को फ्लो होने में दिक्कत आएगी। तो थर्मल रेजिस्टेंस क्या करता है? हीट को फ्लो होने में ऑब्स्टेकल प्रोवाइड करता है, अपोज करता है इसके फ्लो होने को। तो इसे हम क्या कहते हैं? थर्मल रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है। जैसे कि देखो, हमारे घर की जो दीवार है, हमने यहाँ पे एसी चला के रखा हुआ है। एसी चलाया तो अंदर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड और बाहर का कितना है? 45 डिग्री सेंटीग्रेड। सोचो अगर इस मोटी सी वॉल की बजाय बस एक स्टील की वॉल होती तो क्या होता? बहुत जल्दी अंदर हीट चली जाती। लेकिन हमने इतनी मोटी कंक्रीट की वॉल बनाई है, सोचो अगर इसके बाहर एक और प्लाई की एक और वॉल बना दे हम लोग, हीट को तो अंदर आने में और दिक्कत होगी। थर्मल रेजिस्टेंस हम बढ़ा सकते हैं, है ना? उसी को देखेंगे हम लोग अभी। क्या यहां तक की लिख लिए? इज नोन एज थर्मल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है इसी के ऊपर, थर्मल रेजिस्टेंस के ऊपर, लिखिएगा हीट फ्लो थ्रू कंपोजिट्स। हीट फ्लो थ्रू कंपोजिट्स। बहुत आसान सा टॉपिक है, हीट फ्लो थ्रू कंपोजिट्स। कंपोजिट किसे कहते हैं? सबने सैंडविच खाया है, एक ब्रेड के ऊपर दूसरी ब्रेड रख देते हैं, यही कंपोजिट कहलाता है। ठीक है। उसके ऊपर 3 4 5 ब्रेड और रख दो, ये क्या कहलाएगा? कंपोजिट मटेरियल कहलाएगा। जैसे कि प्लाईवुड होता है, उसमें देखना बहुत सारी लेयर्स होती है। जैसे कि प्याज होता है, प्याज में देखना बहुत सारी लेयर है, तो वो भी क्या है? कंपोजिट मटेरियल। समझ में आया इतना? तो कंपोजिट्स, यहां पे देखो हम लोग क्या करने वाले हैं। हमने ये पहले एक मटेरियल लगाया, उसके बाद दूसरा मटेरियल लगाया, उसके बाद तीसरा मटेरियल लगाया। ऐसे हम बहुत सारे मटेरियल लगा सकते हैं। हम लोग ऐसा काम कब करते हैं? सर्दियों के समय। पहले अंदर में एक टी शर्ट पहनी, उसके ऊपर एक पतली सी स्वेटर पहनी, उसके ऊपर एक और जैकेट पहन ली, बन गया ना कंपोजिट। हम ये कंपोजिट क्यों बना रहे हैं? क्योंकि अंदर जो हमारी हीट है वो बाहर सराउंडिंग में वेस्ट ना हो जाए, तो हम ना रेजिस्टेंस बढ़ाना चाह रहे हैं। जितना ज्यादा आप मटेरियल ऐड करते जाओगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। और ठंडी लगी, ये ऊपर से एक ब्लैंकेट भी ओढ़ दिए, है ना? तो देखो ये कंपोजिट मैंने एक बनाया है। ये कंपोजिट, ये इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K2 है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K3 है। इसकी जो लेंथ है वो है L1, इसकी जो लेंथ है वो है L2 और इसकी जो लेंथ है वो है कितनी? L3। एक काम करते हैं, दो ही के लिए बनाते हैं हम लोग, तीसरा जो आएगा उसको ऐड कर देंगे। मैं आपको बता दूंगा कि 10 भी आ गए तो कैसे उसको फॉर्मूले को आपको आगे बढ़ाना है। तो मैं दो के लिए ही बनाता हूँ। बच्चे समझदार है, यहाँ पे दो के लिए समझ जाएंगे फॉर्मूला, वो तीन के लिए खुद से लिख लेंगे। तो ये दो मटेरियल थे। अब हीट जो है ना, यहां से हम लोगों ने भेजी है हीट, ये वाली है हीट Q। यहां का जो टेम्परेचर है वो होगा T1 और यहां का टेम्परेचर कितना होगा? सेम होगा या अलग होगा? अलग होगा, तभी तो हीट फ्लो होगी, तो हीट ही नहीं फ्लो होने वाली है। यहाँ का टेम्परेचर है कितना? T2।
लेकिन इनके बीच का ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको हम क्या कहते हैं, जंक्शन। जंक्शन का भी एक टेम्परेचर होगा। जंक्शन के टेम्परेचर को मैंने क्या नाम दे दिया, जंक्शन के टेम्परेचर को मैंने सिर्फ टी नाम दे दिया। इतना समझ में आया? जैसे जैसे आप इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, टेम्परेचर कम होते जा रहा है। यहाँ का टेम्परेचर T1, यहाँ का टेम्परेचर T2, और बीच में जो जंक्शन है उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, T। जो अभी आप लोगों ने फॉर्मूला लिखा था थोड़ी देर पहले, फॉर्मूला क्या था हमारा, Q अपॉन T इज इक्वल्स टू K T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई, इसके साथ A भी था, इसके साथ A भी था, KA डिवाइडेड बाई L। ये वाले फॉर्मूले को पता है आप यहां पे कितनी बार लगा सकते हैं, 3 बार लगा सकते हैं। 3 बार। मैं देखो 3 बार कहां कहां लगा सकता हूं वो आप लोगों को दिखा रहा हूं। भाई जितनी हीट अंदर घुसेगी उतनी हीट बाहर निकलेगी, ठीक है। अब देखो जितनी हीट ये फेस रिसीव करेगा उतनी हीट इस जंक्शन में जाएगी, उतनी हीट यहां से क्या होगी, बाहर जाएगी। तो देखो इस फॉर्मूले को मैं लगाता हूं पहले, इस फेस और इस फेस के बीच में दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, इस फेस का टेम्परेचर कितना, T1 माइनस टी। तो देखो मैं पहले इसके लिए लगा रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा भाई, हीट तो वही अंदर जाएगी, उतनी टाइम के लिए अंदर गई, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है, K1, उसका एरिया कितना है A, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है T1 माइनस टी डिवाइडेड बाई, ये कितना है L1। नीचे विड्थ लिखते हैं हम लोग, विड्थ, हीट को कितनी डिस्टेंस तय करनी है वो नीचे में यहां पे लिखते हैं L1। सेम फॉर्मूला मैं इसके लिए लगाना चाहता हूं, तो मैं कैसे लिख सकता हूं, Q बाई टी इज इक्वल्स टू K2 इंटू ए। देखो एरिया दोनों का सेम, ब्रेड की स्लाइस जैसे है, थिकनेस बस अलग अलग है। T माइनस T2, T माइनस T2, हमेशा हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर लिखते हैं जिस डायरेक्शन में हीट फ्लो होने वाली है, डिवाइडेड बाई L2। तो मैंने ये दूसरे टाइप से ये फॉर्मूला लिख लिया, सेम वही हीट है देखो अंदर जा रही है। तीसरा बार मैं एक और फॉर्मूले को लिख सकता हूं, एक और बार इस फॉर्मूले को लिख सकता हूं, इस फेस और डायरेक्ट इस फेस के बीच ऐसी 50 फेसेस होंगी ना, तो आप उनके बीच में कहीं पे भी लगा सकते हो इस फॉर्मूले को। तो देखो तीसरा वाला जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, Q बाई टी इज इक्वल्स टू, एरिया तो भैया सेम है, टेम्परेचर T1 माइनस T2 है, और नीचे में लेंथ कितनी है L1 प्लस L2 है। लेकिन थर्मल कंडक्टिविटी क्या लिखूं, नहीं, यहाँ पे एक इक्विवेलेंट हमको कंडक्टिविटी निकालनी पड़ेगी। देखो एक बच्चा मेरे पास आया, उसने बोला कि सर मैंने ना एक अंदर में पतली सी टी शर्ट पहनी है, उसके ऊपर एक स्वेटर पहनी है, उसके ऊपर एक जैकेट पहनी है और उसके ऊपर एक ब्लैंकेट पहना है, तब जाके मुझे कंफर्टेबल लग रहा है। आप एक बात बताओ कि इन चारों को हटा के मैं एक ही चीज पहनना चाहता हूँ, वो कितनी थिकनेस का मैं पहनूं और उसकी कंडक्टिविटी कितनी, उन सबको रिप्लेस करके वो एक से, मतलब एक से रिप्लेस करना चाहता है, तो उसकी थिकनेस और उसकी कंडक्टिविटी कितनी हो। तो मैंने बोला कि एक काम करते हैं, थिकनेस को तो हम उतना ही रख देते हैं, उसके हिसाब से मैं कंडक्टिविटी बता देता हूं। तो मैंने थिकनेस उतना ही रखा है, और इस पूरे स्लैब की एक नई कंडक्टिविटी, मतलब जब मैं उसको रिप्लेस कर रहा हूं उसको मैंने बोल दिया KS। तो क्वेश्चन आएगा आपको कि यहाँ पे देखो ये दो स्लैब रखे हुए हैं जिनकी कंडक्टिविटी K1 और K2 है, लेंथ L1 और L2 है। मैं चाहता हूं कि इसको एक एक ही स्लैब से रिप्लेस कर दूं जिसकी विड्थ तो सेम हो L1 प्लस L2। तो बताओ उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी होगी। तो कई बच्चे बोलते हैं सर K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई 2। नहीं, गलत है आंसर, डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर। तो वही हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं कि उसको हम किससे रिप्लेस कर दें, ठीक है। चलिए, तो ये वाले डायग्राम को बना लो पहले, K1 K2, नीचे में L1 L2, ऊपर में T1 T2 T। यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये है K1, ये है K2, ये है T1, ये है T2,
यहाँ का टेम्परेचर T, कॉमन एरिया है इनका A। तो देखो ये जो हीट यहां से यहां तक के जाएगी, हीट यहां से यहां तक गई, उसके बाद पता है इसका उसको रेजिस्टेंस बियर करना पड़ेगा, फिर इसका उसको रेजिस्टेंस बियर करना पड़ेगा, तब ये बाहर निकल पाएगी। भाई दोनों मटेरियल कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस इसको प्रोवाइड करेंगे हीट को फ्लो होने में। जहां कोई मटेरियल आया हीट को फ्लो होने में वहां पे प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या प्रोवाइड किया है उसको, थर्मल रेजिस्टेंस। और थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अभी अभी बच्चों ने देखा था, क्या था, L अपॉन के ए। तो इसका थर्मल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, L1 अपॉन K1 इंटू ए। इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, L2 अपॉन K2 अपॉन K2 इंटू ए। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जब होता था, अच्छा ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है या पैरेलल में है, सीरीज में है, सीरीज, एक के बाद एक आते हैं ना, वो कहलाते हैं सीरीज में। देखो ये और ये दोनों क्या कहलाएंगे, पैरेलल में। हीट आई, उसके पास दो पैरेलल पाथ हैं, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एक ही पाथ है, ये पैरेलल कहलाता है, वो सीरीज। जब सीरीज कनेक्शन होता है तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, दोनों को डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। तो मैं यहां पे लिख दूंगा आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो आर इक्विवेलेंट ये रेजिस्टेंस कितना है, L1 अपॉन K1A, प्लस ये वाला रेजिस्टेंस कितना है, L2 अपॉन K2A। ये वाला जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, इसकी लेंथ टोटल कितनी है, L1 प्लस L2। मैंने बोला था सेम लेंथ रखना है, तो L1 प्लस L2 इसकी लेंथ है। तो इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितनी होगी, K। मैंने मान लिया कि ये जो मैं एक नया रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाने वाला हूँ, जो मटेरियल लगाने वाला हूँ, उसकी कंडक्टिविटी ही हमको यहाँ पे निकालना है। मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, इसका एरिया। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, उस नए मटेरियल की कंडक्टिविटी निकाल सकते हो। कोई बच्चा बोला कि सर मैं सेम थिकनेस रखना चाहता हूं, बताओ कितनी कंडक्टिविटी वाला एक मटेरियल में यूज करूं कि मेरे को ना सेम इफेक्ट मिले। तो मैं ये वाले फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके उसको कंडक्टिविटी बता दूंगा। ठीक है, तो लिखिएगा ये डायग्राम बनाने के बाद, फॉर सीरीज कनेक्शन, फॉर सीरीज कनेक्शन equivalent thermal resistance is given by, equivalent thermal resistance is given by, नेक्स्ट लाइन में लिख लेना, R equivalent is equals to R1 plus R2। अच्छा यहाँ पे 8-10 और होते तो क्या लिखते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 R6 ऐसे लेकर के R10 तक। तो R equivalent is equals to R1 प्लस R2, और नीचे वाले लाइन में ये लिख लो। तो देखो मैं क्या करना चाहता हूं, इन दोनों को हटा के एक मटेरियल बस लगाना चाहता हूं जिसकी विड्थ तो ना इतनी ही हो, कितनी, L1 प्लस L2 के बराबर, L1 प्लस L2 के बराबर हो, एरिया भी सेम हो, तो उसकी कंडक्टिविटी कितनी होगी ये मुझको निकालना है। तो देखो इसकी कंडक्टिविटी मैंने मान लिया K है, इसका एरिया भी A है, तो इस पूरे ब्लॉक का थर्मल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, L1 प्लस L2 अपॉन Ka। यही तो मुझे निकालना है, एक नया मटेरियल में लगा देना चाहता हूं यहाँ पे, तो उसकी कंडक्टिविटी हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो ये सीरीज कनेक्शन हो गया। पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंस कैसे निकालते थे, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, उस फॉर्मूले में पुट करेंगे, उससे भी निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें लिखिएगा, यहां से कोई K की वैल्यू निकाल के बता सकता है, A तो पूरा कट जाएगा, है ना। देखो देखो मैं इसको लिखता हूं, A तो पूरा कट जाएगा, L1 प्लस L2 अपॉन K इज इक्वल्स टू L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2। तो मैं यहां से ऐसा भी तो लिख सकता हूं, K इज इक्वल्स टू, K को ऊपर ले आया, L1 प्लस L2 अपॉन L1 बाई K1 L2 बाई K2। कितना इजी फॉर्मूला है।
तो इस फॉर्मूले को याद नहीं रखना है, सीधा थर्मल रेजिस्टेंस पुट करो, जिसको थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है सीरीज केस में कैसे निकालते हो निकाल लेगा, या आपको डिराइव करने भी बोल सकता है। 8-10 रेजिस्टेंस और होते तो L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 प्लस L3 बाई K3 L4 बाई K4 L5 बाई K5, तो फॉर्मूला आप लोग खुद से बना सकते हैं। ठीक है, इसको डब्बे में बंद कर लेना कि ये होगी उस नए मटेरियल की कंडक्टिविटी जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। समझ आया? अच्छा, नेक्स्ट लिखिएगा, ये हमने सीरीज कनेक्शन लिख लिया। नेक्स्ट है हमारा पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा, हीट यहां से जाने वाली है, ये ऊपर में एक मटेरियल है कंडक्टिविटी K1 और उसका एरिया है A1, ये दूसरा K2 इसका एरिया है A2, ये तीसरा मटेरियल K3 और उसका जो एरिया है वो है A3। पिछली बार सबका एरिया सेम था, इस बार सबका क्या सेम है, इस बार सबके लिए लेंथ सेम है। देखो लेंथ सेम है, हीट डिसाइड करेगी मैं यहां से जाऊं, मैं यहां से जाऊं या मैं यहां से जाऊं। जाएगी वो तीनों जगह से, जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा ना वहां कम कम जाएगी, जहां रेजिस्टेंस कम होगा वहां बहुत ज्यादा जाएगी। ठीक है, थर्मल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, L अपॉन के। इसका थर्मल रेजिस्टेंस आपको पता है कितना होगा, L अपॉन K1 A1, इसका L अपॉन K2 A2, इसका L अपॉन K3 A3। और जब भी पैरेलल कनेक्शन होता है हम R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। 10 रेजिस्टेंस होंगे तो प्लस करके वैसे ही लिख देंगे पूरा। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको निकालना है। मैं चाहता हूं इसको मैं रिप्लेस कर दूं एक नई स्लैब के साथ में, एक नई स्लैब के साथ में जिसकी लेंथ तो ना बिल्कुल सेम हो, लेंथ बिल्कुल सेम हो। अब मुझे उस पूरे मटेरियल का के निकालना है, उस पूरे मटेरियल का के जिसके लिए लेंथ ना अभी भी इतनी ही होनी चाहिए, वो निकाल के हमको बताना है। लिखिएगा, पहले वो डायग्राम बना लेना वो वाला। इसमें यहां का टेम्परेचर होगा T1 और यहां का टेम्परेचर होगा T2। पूरे के पूरे फेज का ऊपर से नीचे यहां तक के टेम्परेचर T1, यहां पे पूरे फेज का टेम्परेचर होगा T2, पूरे के पूरे फेज का टेम्परेचर होगा T2। In case of parallel connection, in case of parallel connection, equivalent resistance is given by, equivalent resistance is given by, equivalent resistance is given by, ऐसे लिखना 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो मैं इसको और क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं K A1 प्लस A2 प्लस A3 अपॉन L। देखो ये जो नया वाला मैं इसको स्लैब से रिप्लेस कर रहा हूं, इसका थर्मल रेजिस्टेंस कितना होगा, L अपॉन K इंटू एरिया। एरिया कितना होगा इसका पूरा, A1 प्लस A2 प्लस A3। तो इसका थर्मल रेजिस्टेंस कितना लिख दूं मैं, L अपॉन K A1 प्लस A2 प्लस A3, और यहां पे क्या लिखना है, 1 अपॉन रेजिस्टेंस है, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, L अपॉन के ए, तो के ए ऊपर चढ़ गया। समझ पा रहे नहीं कैसे लिखा मैंने, 1 अपॉन रेजिस्टेंस है तो मैंने 1 अपॉन L बाई के इंटू समथिंग लिखा था, के इंटू समथिंग ऊपर चढ़ गया। वैसे ही यहां पे भी ऊपर चढ़ जाएगा, इसको मैं क्या लिख दूंगा, 1 अपॉन R1, ये कितना हो जाएगा, K1 A1 अपॉन L प्लस K2 A2 अपॉन L प्लस K3 A3 अपॉन L, K3 A3 अपॉन L। इसमें कौन कट जाएगा, कौन कॉमन है, L कॉमन है, तो L कट जाएगा और फाइनली हमारे पास K कितना मिलेगा, ये जो K निकालना था उसको आप निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा K, लिखो यहां,
देखो L से L L L कट गया, K इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस K3 A3 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3। थोड़ा सा आप लोग का भी सपोर्ट चाहिए होगा। यहां तक किसी को कोई समस्या? एक बार घर जाके इसको खुद से करोगे ना, सब समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही तो निकाला है सर ने। ठीक है, अब है एक अगला क्वेश्चन, लिखिएगा क्वेश्चन के फॉर्म में, वो पूछता है एग्जाम में, इसलिए उसको अलग से कर रहे हैं। क्वेश्चन, फाइंड द जंक्शन टेम्परेचर find the junction temperature and equivalent conductivity, find the junction temperature and equivalent conductivity of a composite slab as given in figure, as given in figure। ये वो कंपोजिट स्लैब है, इसका टेम्परेचर यहाँ पे T1 है, यहाँ पे T2 है, और इसके जंक्शन में टेम्परेचर T है। इसकी कंडक्टिविटी है K1, इसकी कंडक्टिविटी है K2। दोनों का एरिया तो बिल्कुल सेम है, सेम एरिया इनका एक्सपोज हो रहा है। तो इसका भी एरिया A है, इसका भी एरिया A है। इसकी लेंथ है L1 और इसकी लेंथ है L2। यहां से हमारी हीट जा रही है, तो आपको यह बताना है जंक्शन का टेम्परेचर कितना होगा। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, बोलूं कि वहां का टेम्परेचर है 80, यहाँ का है 50, तो आपको जंक्शन का टेम्परेचर का एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो फॉर्मूला ही हमको डिराइव करना है। तो देखो, जंक्शन का टेम्परेचर निकालना है T, तो हमको ना दो इक्वेशन चाहिए होंगी। वो जो मैंने बताया था Q/T वाली इक्वेशन, एक बार इसके लिए लगाओ और एक बार इसके लिए लगाओ। दोनों किसके इक्वल होगी, Q/T के। दोनों को इक्वेट कर देना, आपको T की वैल्यू पता चल जाएगी। एक बार करके देखो, लिख देता हूं मैं, Q/T फॉर स्लैब 1। ये कितना हो जाएगा, Q/T इज इक्वल्स टू स्लैब 1, उसकी कंडक्टिविटी कितनी है K1, एरिया कितना है A, उसके लिए टेम्परेचर डिफरेंस कितना है T1 माइनस T अपॉन L1। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद मैं लिखूंगा Q/T फॉर स्लैब 2। तो ये हो जाएगा Q/T इज इक्वल्स टू K2 इंटू A T माइनस T2 अपॉन L2। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। कंपेयरिंग 1 एंड 2, दोनों को इक्वेट कर देंगे और वहां से T की वैल्यू निकालेंगे। चलिए निकाल के बताइए। अच्छा देखो, मेरे पास इसके अंदर एक चीज है, डब्बे के अंदर कुछ रखा हुआ है, दिख रहा है क्या है, वैसलीन। अच्छा ये क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है ये, क्या है ये, फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड, लिक्विड है कि गैस है? इसके अंदर क्या है ये, लिक्विड है। कैसे पता लिक्विड है? जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। तो लिक्विड है तो फ्लो क्यों नहीं कर रहा है? विस्कस से तो भी फ्लो तो करना चाहिए। बहुत ज्यादा टाइम के बाद फ्लो होगा, मतलब कब, आज, कल, परसों? फ्लो ही नहीं होगा, तो फिर काहे का लिक्विड है? बहुत साल के बाद फ्लो होगा, लेकिन हमारे पास तो बहुत साल नहीं है। हीट करने से हो जाएगा। ये लिक्विड है, इसको हीट करने पे क्या होगा, इसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
तो अगर आप चाहते हो कि जल्दी से टपक जाए तो इसको हीट करना पड़ेगा, लेकिन ये हमारी रिक्वेस्ट को मानेगा। और देखो, अरे वाह, ये तो टपकना शुरू हो गया। तो देखो ये लिक्विड है क्योंकि ये फ्लो हो रहा है। लिक्विड्स की एक और प्रॉपर्टी होती है, एक तो ये फ्लो करता है और दूसरा दूसरा लिक्विड्स की एक और प्रॉपर्टी है, पहला तो ये फ्लो होता है और दूसरी प्रॉपर्टी, जिस भी वेसल में होता है उसका ये शेप ले लेता है, उसका शेप ले लेता है। ये देखो, इसको मैं पूरा ऐसे करके निकाल लूं अगर, ये देखो ऐसे करके मैंने इसको निकाल लिया, पूरा निकल, पूरा बाहर आ जा। ये बाहर आ गया, इसको मैंने कुछ भी कर दिया ऐसा। अगर मैं इसको वापस से इसमें डाल दूं टुकड़े टुकड़े करके ऐसे करके, तो क्या ये वापस से शेप ले लेगा इसका? तो देखते हैं ये फ्लूइड है यानी, इसको मैं ऐसे टुकड़े टुकड़े करके छोटा छोटा डाल रहा हूँ, छोटे छोटे टुकड़े करके इसको मैंने डाल दिया। अगर ये फ्लूइड होगा तो वापस से क्या करेगा, इसका शेप ले लेगा। तो ये बहुत हाईली विस्कस लिक्विड है यानी, देखते हैं। तो मैंने इसको बहुत सारे टुकड़े कर करके डाल दिया है। अब इसको रहने देते हैं और आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमने एक हाईली विस्कस लिक्विड को देखा है अभी। ये लिक्विड है यानी कब साबित होगा, अगर ये उस कंटेनर का पूरा एग्जैक्ट शेप ले ले और इसकी जो सरफेस है वो एकदम स्मूथ होनी चाहिए। जैसे पानी आप डालते हैं, देखना इस बॉटल में उसकी सरफेस कैसी, एकदम स्मूथ है, स्मूथ स्मूथ सरफेस होनी चाहिए। चलो सॉल्व करो इसको। क्या किसी ने निकाला यहां से टी कितना आएगा जंक्शन टेम्परेचर? जंक्शन टेम्परेचर जल्दी जल्दी निकालो। फाइनल एक्सप्रेशन आपका मिलेगा टी इज इक्वल्स टू समथिंग, वहां तक के पहुंचो जल्दी से। देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों में एलएचएस सेम है, क्यू बाई टी। भाई जितनी हीट इसको मिल रही है उतनी हीट ये इसको दे दे रहा है, तो दोनों के लिए क्यू बाई टी की वैल्यू सेम। अगर दोनों के लिए क्यू बाई टी की वैल्यू सेम है तो मैंने ये इक्वेशन लिख लिया। जब भी कंपोजिट स्लैब हो ये वाली इक्वेशन आपको लगानी ही पड़ेगी। और बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, 2-3 स्टार बना लेना इसके ऊपर, पूछते रहता है इसको जंक्शन टेम्परेचर निकालने के लिए। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से मैं ये लिख सकता हूं, K1A T1 माइनस टी अपॉन L1 इज इक्वल्स टू K2A T माइनस T2 अपॉन L2। L2 को यहां लाऊंगा, L1 को वहां ले जाऊंगा। आ गया कितना है? T1 माइनस T2। चलो देखते हैं, इससे कंपेयर करना जो मेरा आंसर आएगा। मैं L2 को यहां ले आता हूं, तो K1A T1 माइनस टी L2, और L1 को ले गया मैं उस साइड, तो K2A T माइनस T2 इंटू L1। अब पूरा ब्रैकेट ओपन कर देता हूं, ये वाला टर्म दोनों साइड से ए को कट कर दूं पहले। दोनों साइड से मैंने ए को कट कर दिया, दोनों साइड से ए को मैंने उड़ा दिया पहले ही। तो देखो क्या मिलेगा, K1 T1 L2 माइनस K T L2 इज इक्वल्स टू K2 T L1 माइनस K2 T2 L1। अब T वाले टर्म्स को एक साथ रख लो ताकि कॉमन निकल जाए और T की वैल्यू आपको पता चल जाए। तो ये वाले टर्म को मैं लेके चले जाता हूं उस साइड, तो यहां पे क्या हो जाएगा, K2T L1 प्लस ये था K1T L2, और ये वाला टर्म यहां आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये तो एज इट इज है K1T1L2, वो यहां पे आया तो प्लस हो गया K2T2L1। यहां से कॉमन निकल जाएगा हमारा T, तो क्या बचेगा, K2L1 प्लस K1L2 ब्रैकेट में T, और यहाँ पे K1T1L2 प्लस K2T2L1।
तो T इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा? T इज इक्वल्स टू पूरे के नीचे में ले जाओ K1 T1 L2 प्लस K2 T2 L1 अपॉन K2 L1 प्लस K1 L2। यही छोटा सा डेरिवेशन। ये छोटा सा डेरिवेशन हो गया, ठीक है। कई बार ऐसा बोल देता है L1 और L2 की वैल्यू सेम है। अगर L1 और L2 की वैल्यू सेम आएगी तो देखो ऊपर से भी L कॉमन, नीचे से भी L कॉमन निकल के L भी कट जाएगा। क्या बचेगा? K2 T1 प्लस K2 T2 अपॉन K2 प्लस K1, ये वैल्यू बच जाएगी। वो एक स्पेशल केस है, तो ये वैल्यू हमको रटना नहीं है, ये हम लोग को डिराइव करना होगा, ठीक है। तो ये आ गया जंक्शन टेम्परेचर T का वैल्यू। उसके बाद इसमें दूसरा क्या निकालना है हमको? थर्मल कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द स्लैब, ठीक है। लिखिएगा फॉर इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, फॉर इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। देखो इस पूरी की पूरी स्लैब को मैं एक नए मटेरियल के साथ रिप्लेस करना चाहता हूं। नया मटेरियल है तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी नहीं होगी के। तो उसके लिए अगर मैं लिखूं इस इक्वेशन को तो वो क्या लिखूंगा मैं? Q बाई टी इज इक्वल्स टू जो भी उसकी थर्मल कंडक्टिविटी होगी वो क्या होगी? के। उसका एरिया कितना होगा? ए। और उसका टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा? T1 माइनस T2। आपने दो अलग अलग जैकेट पहनी है, मैं उसको एक ही जैकेट से रिप्लेस कर रहा हूं, तो उसका टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा? T1 माइनस T2। भाई ये एक जैकेट है, इसके लिए टेम्परेचर डिफरेंस ये है, दूसरी जैकेट के लिए टेम्परेचर डिफरेंस ये है। इनको हटा के मैं एक नई जैकेट पहन रहा हूं, तो नई जैकेट पहन रहा हूं तो भाई उसकी प्रॉपर्टी भी तो अलग होगी ना। की प्रॉपर्टी होगी क्या? के। उसके बाद उसके लिए टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा? T1 माइनस T2। एक ही जैकेट है ना अब, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना? T1 माइनस T2। और उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? L1 प्लस L2 टोटल लेंथ। मैं एक बात बताओ, दो पतली पतली स्वेटर को हटा के एक नई स्वेटर पहनोगे तो स्वेटर क्या होगी? मोटी होगी नहीं होगी? टोटल उनकी लेंथ के बराबर होगी, उनकी थिकनेस के बराबर। तो देखो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1, इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं, तो वहां से हमको ना स्मॉल के की वैल्यू मिल जाएगी। वही तो हमको निकालना है, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। देखिएगा कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 1, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 1, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 1। के ए T1 माइनस T2 अपॉन L1 प्लस L2 इज इक्वल्स टू K1A T1 माइनस T अपॉन L1। बस यहां से आपको K की वैल्यू निकालनी है। तो देखो मैं इसको कर रहा हूं, आप लोग फिर ना बिना देखे करने की कोशिश करना। यहां पे ध्यान दो, इसमें ना सबसे बड़ी दिक्कत कहां है पता है? ये जो आपने टी अभी अभी ताजा ताजा निकाला है उसकी वैल्यू ना बहुत लंबी चौड़ी है। तो पहले हम लोग ना उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, लेफ्ट साइड का एज इट इज रखते हैं, आखिरी में क्या है इसको उठा के उधर भेज देंगे। ए से ए को अभी फिलहाल कट कर देते हैं, मैं ए से ए को कट कर देता हूं, ये और ये कट हो गया। मैं इसको एज इट इज लिख देता हूं, एज इट इज, इसमें कोई चेंजेस नहीं अभी। के T1 माइनस T2 अपॉन L1 प्लस L2। उस साइड देखो क्या बचेगा? K1 अपॉन L1 बचेगा, ब्रैकेट में T1 तो एज इट इज है, माइनस, अब देखो यार टी की एक लंबी चौड़ी सी वैल्यू आई थी, वो वैल्यू बताएंगे क्या है वो वैल्यू? K1 K2 L1। इसको मैं अब इससे मल्टीप्लाई कर दूं, बेस में ये पूरा का पूरा आ जाएगा। देखो मैं सिर्फ इस ब्रैकेट में चेंज कर रहा हूं, इसको मैंने यहां मल्टीप्लाई किया तो T1 K1 L2
प्लस K2L1 माइनस K1T1L2 माइनस, अरे ये माइनस है ना, जब माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी तो माइनस हो जाएगा, माइनस K2T2L1, और पूरे के नीचे कौन आ जाएगा, ये इसका राज हो जाएगा K1L2 प्लस K2L1। एक्सी एक्सरसाइजेस ब्रेन के लिए बहुत जरूरी है। अब देखो T1 को अंदर भेज दो तो पता है जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो K1T1L2 बचेगा, और यहां पे देखो माइनस में वही है, दोनों एक दूसरे से कट होने वाले हैं। करो नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लोग उसको ब्रैकेट को ओपन करके कट करना, मैं तो डायरेक्ट कट करके लिख देता हूं, कर लेंगे ना इतना। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो K1L2T1 बचेगा, जो कि इससे जो इससे माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा तो कौन, ये बचेगा और ये बचेगा। तो मैंने लिख दिया K T1 माइनस T2 अपॉन L1 प्लस L2 इज इक्वल्स टू K1 बाई L1, और ऊपर में कौन बचने वाला है, K2T1L1 माइनस, माइनस कौन बचा, K2T2L1 अपॉन नीचे क्या बचेगा, K1L2 प्लस K2L1, ऊपर से और ना K2 भी कॉमन निकल जाएगा और L1 भी कॉमन निकल जाएगा। देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, K2 भी कॉमन और L1 भी कॉमन, L1 से L1 भी कटने वाला है। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, K2 को बाहर ले आऊंगा और L1 को भी बाहर ले आऊंगा, दोनों में से K2L1 कॉमन है तो अंदर क्या बच जाएगा, T1 माइनस T2, और इस साइड भी T1 माइनस T2 है, क्या हो जाएंगे वो, कैंसिल हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट स्टेप में करो उसको कैंसिल, T1 माइनस T2 को। मैं पेज चेंज कर लूं, चलो मैं पेज चेंज कर रहा हूं, इसको मैं कॉपी करके वहां ले जाता हूं अगले पेज में, इसको मैं ले आया यहां। चलो अब मैंने क्या किया, इसमें से कॉमन निकाल लिया K2, तो K T1 माइनस T2 अपॉन L1 प्लस L2 इज इक्वल्स टू K1 K2, K1 K2 और L1 भी कॉमन निकल गया तो अंदर बचा T1 माइनस T2, और नीचे में कौन बचा, L1, K1L2 प्लस K2L1, इतना बच गया है। इसके आगे जो कट रहा है उसको काट देते हैं, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो फाइनली हमारे पास एक एक्सप्रेशन बचा K अपॉन L1 प्लस L2 इज इक्वल्स टू K1 K2, K1 K2 अपॉन K1L2 प्लस K2L1। तो यहां से अब मैं लिख सकता हूं K इज इक्वल्स टू K1 K2 L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय K1 L2 प्लस K2 L1। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, छोटा सा डेरिवेशन है लेकिन है बहुत इजी, कुछ किया ही नहीं हमने, पूरा मैथ्स चल रहा है, फिजिक्स तो है ही नहीं उसमें, पूरा मैथ्स चला है। उसके बाद ना आपको एग्जाम में पूछता क्या है एग्जाम में कि ये एक कंपोजिट स्लैब है, इसकी भी लेंथ L है और इसकी भी लेंथ L,
मतलब L1 और L2 किसके इक्वल है? L के इक्वल है। तो इस केस में फॉर L1 इज इक्वल्स टू L2 इज इक्वल्स टू L, अगर आपके पास ऐसा कोई केस आया जिसमें दोनों लेंथ सेम है, तो ऊपर वाले फॉर्मूले में देखो क्या मॉडिफिकेशन हो जाएगा। ऊपर में हो जाएगा L प्लस L मतलब 2L, और नीचे में देखो ये भी L है और ये भी L है, ऊपर से भी L कॉमन, नीचे से भी L कॉमन, लेकिन ऊपर क्या था? 2L था। तो आपके पास क्या बच जाएगा? K इज इक्वल्स टू 2K1K2 अपॉन K1 प्लस K2। आज तक के इसको 1000 टाइम्स पूछ चुका है एग्जाम में, कंपोजिट स्लैब्स की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितनी होती है अगर L1 और L2 की वैल्यू सेम है। ये वाला फॉर्मूला है, बहुत बार पूछ चुका है इसको, बहुत ज्यादा बार। कैसे आया? ऊपर में देखो L प्लस L यानी कि 2L, और नीचे इसमें भी L है और इसमें भी L है, तो बाहर कॉमन निकला L, L से L कट गया, ऊपर 2 बचा रह गया, तो 2K1K2 अपॉन K1 प्लस K2। बहुत बार पूछा है, बहुत बार। आप लोग एनसीईआरटी लेके आए हैं? तो एनसीईआरटी के आज कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं हम लोग, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नंबर लिख के ले आया हूं घर से ही। तो देखो एग्जाम्पल में मुझको 3 सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स मिले हैं। सबसे पहला है एग्जाम्पल नंबर 11.1, उसके बाद है 11.2, और एक सबसे आखिरी एग्जाम्पल है 11.8। इसको तो करना ही करना है 11.8 को, वो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के बाद बनेगा और बहुत इजी न्यूमेरिकल है। लेकिन मैं ये वाला क्वेश्चन नहीं बनवाऊंगा 11.8। मैं क्या करूंगा, आपको इससे मिलता जुलता एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन करवाने वाला हूं। कौन सा क्वेश्चन, उसका नंबर मैं भी बताऊंगा। अब आ जाइए एक्सरसाइज के ऊपर। 11.1, 11.4, 11.6, ये थ्योरी क्वेश्चन है। इसमें पहले आप लोग करेंगे, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। 11.11, 11.14, 11.16, 11.21 और 11.22। तो जो 11.22 है ना, वो 11.8 का जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसके जैसा है। तो मैं ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा, वो आप लोगों से बन जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो आपकी बुक में होगा एक क्वेश्चन 11.16, 11.16, जरा देखो उसको। आपके पेज नंबर 283 में, पेज नंबर 283 में देखो ट्रिपल पॉइंट करके एक बना हुआ है डब्बा। उसमें राइट साइड नीचे में आपको कार्बन डाइऑक्साइड का फेज डायग्राम दिया हुआ है। ये लीजिए, फेज डायग्राम दिया हुआ है। तो देखो हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 11.16, 11.16। इसके लिए आपको एक डायग्राम रेफर करना है, रेफर डायग्राम ऑन पेज नंबर कितना था अच्छा? पेज 283। अच्छा 287 है ना? अच्छा ठीक है। तो रेफर डायग्राम ऑफ, पेज डायग्राम ऑफ CO2 इन टेबल। टेबल का कुछ नंबर है क्या?
टेबल ट्रिपल पॉइंट, टेबल ट्रिपल पॉइंट उसमें मिल जाएगा। एक बार जो बच्चा अभी देख लेगा उसको बाद में याद रहेगा कहां से देखना है उसको, है ना। तो चलो उस टेबल, उस क्वेश्चन को खोलो वापस से। क्वेश्चन की देखो सबसे पहली चीज क्या पूछा है उसने, ए एट व्हाट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट what temperature and pressure can the solid, liquid and vapor phase of CO2 can coexist? 11.16 अलग क्वेश्चन दिखाइए। अच्छा न्यू एनसीईआरटी है ना। नहीं ये वाला 4 नहीं है। अच्छा उसको आपके में एडिशनल में डाल दिया है। हाँ तो आप लोगों में ये 11.22 है। नहीं 11.21 है, 11.21। तो नई एनसीईआरटी वालों के लिए है 11.21, ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। 11.21 मैंने पुरानी एनसीईआरटी से बताया है, तो आप लोग क्वेश्चंस को मैच करके अपने में टिक कर लेना, है ना। क्वेश्चन की स्टार्टिंग क्या है वो देख के वो टिक कर लेना न्यू एनसीईआरटी वाले। क्वेश्चन नंबर 11.21 है ये। इसमें आपको क्या करना है, डायग्राम को रिफर करना है और बताना है। सबसे पहला उसने क्या बोला है, एट व्हाट टेम्परेचर एंड प्रेशर कैन द सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर फेज ऑफ CO2 कोएग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। तो डायग्राम को देखो, वो कौन सा पॉइंट होता है जिसपे तीनों फेज एक साथ एग्जिस्ट करते हैं? ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट का एक यूनिक टेम्परेचर और प्रेशर होता है। उस डायग्राम को देख के मुझे बताओ उसके करेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर और प्रेशर कितना है। ये है इसका ट्रिपल पॉइंट। इस ट्रिपल पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग यहां कुछ प्रेशर होगा और इसके करेस्पॉन्डिंग यहां पे कुछ टेम्परेचर होगा। प्रेशर कितना है? 5.11 और यूनिट क्या है? ATM। और नीचे टेम्परेचर कितना है? डिग्री सेल्सियस। तो ए का आंसर आप लोगों ने वहां से देख के दे दिया, क्योंकि ट्रिपल पॉइंट पे एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद दूसरी चीज क्या पूछ रहा है, एट व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ प्रेशर ऑन द फ्यूजन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ CO2। अगर आपने प्रेशर को कम किया तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट, और क्या पूछ रहा है, एट व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज ऑफ प्रेशर ऑन द फ्यूजन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ CO2। अगर आपने प्रेशर को डिक्रीज करना शुरू किया तो क्या होगा? क्वेश्चन को पढ़ो और ग्राफ देख के आंसर करने की कोशिश करो। एक बात बताओ, देखो ये एक प्रेशर है P1 और ये एक प्रेशर है P2। ये वाला कौन सा होता है? फ्रीजिंग वाला होता है। P1 पे इस टेम्परेचर में जाके वो फ्रीज हो रहा है और P2 में इस टेम्परेचर पे वो फ्रीज हो रहा है। तो बताओ, आपने प्रेशर को कम किया तो फ्रीजिंग का टेम्परेचर कम हुआ या बढ़ गया? P1 प्रेशर के करेस्पॉन्डिंग वो T1 टेम्परेचर पे फ्रीज होगा और P2 प्रेशर के करेस्पॉन्डिंग वो T2 टेम्परेचर पे फ्रीज होगा। तो आपने प्रेशर को कम किया तो ये फ्रीजिंग टेम्परेचर भी क्या हो गया? कम हो गया। इसको कम करने पे वो भी कम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा। प्रेशर को डिक्रीज करने पे इसका फ्रीजिंग टेम्परेचर, वेपोराइजेशन टेम्परेचर भी क्या होता है?
डिक्रीज होता है। उसके बाद तीसरा क्या पूछ रहा है, व्हाट आर द क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर CO2, क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर CO2, व्हाट इज देयर सिग्निफिकेंस। अभी क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। इधर देखो, आपके डायग्राम में देखना, ये आपका वेपर वाला फेज होता है, इसका जो एंड पॉइंट होता है इसी को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। क्रिटिकल पॉइंट, वेपर फेज का जो सबसे एंड वाला पॉइंट होता है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर और प्रेशर कितना है, 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपने क्रिटिकल पॉइंट का टेम्परेचर और प्रेशर तो बता दिया, इस क्रिटिकल पॉइंट की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, वो मैं अब आप लोग को बताता हूं। इस टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर कोई भी सब्सटेंस जो होता है, मतलब यहाँ पे CO2, वो सिर्फ और सिर्फ वेपर फेज में ही एग्जिस्ट कर सकता है। अगर आपने टेम्परेचर को रखा है 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर को उससे ज्यादा रख दिया जो उसमें है, ऑब्वियसली वो किस में होगा, वेपर फेज में होगा। या अगर आपने 73.1 ATM प्रेशर रखा है और टेम्परेचर को अगर 31 से ऊपर कर दिया ना, वो 100% क्या होगा, वेपर फेज में होगा। तो आप इसको डिफाइन करेंगे, इसकी सिग्निफिकेंस, ये वो टेम्परेचर और प्रेशर का कॉम्बिनेशन है कि इससे ऊपर किसी भी वैल्यू पे ये सिर्फ वेपर फेज में रहता है, पक्का हमें पता है। तो अगर मैं आपसे बोल दूं कि बताओ, अगर उसका प्रेशर 80 ATM है और उसका टेम्परेचर जो है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका फेज क्या होगा, 100% वेपर होगा, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर से ऊपर है। ठीक है, अगर मैं ऐसा बोल दूं इसका जो प्रेशर है वो है 80 ATM और टेम्परेचर है इसका 24 डिग्री सेंटीग्रेड, कुछ नहीं कह सकते। दोनों के दोनों क्रिटिकल पॉइंट के इक्वल होने चाहिए या कोई एक उसमें से ऊपर होना चाहिए। ये देखो, दोनों के दोनों ऊपर है, 100% ही वेपर होगा, लेकिन एक ना बहुत नीचे है बेचारा, तो हम कुछ कह नहीं सकते यहाँ पे। हो सकता है वेपर हो, बट कंफर्म कुछ नहीं कह सकते। हाँ, अगर ये भी 31.1 या उससे ऊपर होता तो दोनों ने क्रिटिकल को पार कर लिया है, मतलब ये 100% वेपर है। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है, CO2 लिक्विड होगी या सॉलिड होगी या गैस होगी, ये आपको बताना है। अब आपको उस ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। देखो तो ग्राफ में -70 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेयर से भी कम उसका प्रेशर है। देखो, ये ग्राफ शुरू ही कहां से हो रहा है पता है, 1 ATM से शुरू हो रहा है। देखो, यहां पे टेम्परेचर कितना था, -56 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ध्यान दो यहां पे, ये क्या हो सकता है, -70 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है और 1 एटमॉस्फेयर से भी नीचे इसका प्रेशर। कौन से रीजन में आएगा ये वाला रीजन, ये वाला रीजन या ये वाला रीजन। ये वाला रीजन होता है सॉलिड का, ये होता है लिक्विड का, और ये होता है वेपर का रीजन। -70 और 1 एटमॉस्फेयर से भी नीचे कहां पे आएगा ये, 100% वेपर में आएगा। 70 मतलब ये देखो, -70 यहां आएगा और 1 एटमॉस्फेयर से भी नीचे, यार मतलब वो यहां कहीं लाई करेगा, यहाँ पे क्या है, वेपर है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, वेपर। दूसरा वाला क्या बोल रहा है, -60 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 10 एटमॉस्फेयर से नीचे, -60 डिग्री सेंटीग्रेड और 10 एटमॉस्फेयर से नीचे के ऊपर है, अंडर 10 एटमॉस्फेयर। बताओ क्या होगा, -60, यानी कि भैया वो इसके भी इस तरफ ही होने वाला है, इस तरफ। और 10 के नीचे है, 10 एटमॉस्फेयर के, यहीं पे तो आपका 5 होता है, 10 मतलब वो यहां कहीं पे होने वाला है, सॉलिड होगा। -60 यहां, 10 एटमॉस्फेरिक वहां, तो ये सॉलिड होगा। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड और 56 ATM।
15 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 डिग्री सेंटीग्रेड और 56 एटमॉस्फेयर किस स्टेट में होगा बताओ। हाँ, यहां कहीं पे देखो 20 है, तो यहां कहीं पे क्या होगा, 15 होगा। उस डायग्राम में 20 दिया हुआ है, 15 और 56 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 56 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखोगे ना आप उस कर्व के हिसाब से, तो मुझे यहां कहीं पे दिखाई दे रहा है। आप लोग को क्या लगता है? हाँ, वहीं पे कहीं आएगा, क्योंकि देखो 20 के करेस्पॉन्डिंग कितना दिया हुआ है प्रेशर, 20 के करेस्पॉन्डिंग कुछ प्रेशर दिया हुआ है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड के करेस्पॉन्डिंग। हाँ, 56 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है, इसके करेस्पॉन्डिंग 56 है। 15 के करेस्पॉन्डिंग यहां कहीं आएगा, तो देखो ये लिक्विड रीजन में ही आएगा। ग्राफ में ध्यान से देखोगे समझ में आ जाता है, उसमें किस रीजन में होगा, वो लिक्विड स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में। अच्छा, लिक्विड से याद आया, क्या लगता है ये हो गया होगा फ्लैट? मैं देख लेता हूं पहले, बस हो ही रहा है फ्लैट, थोड़ी देर में हो जाएगा फ्लैट। देखो छोटा सा बबल आ गया है उसके ऊपर अभी। हाँ, पास कर दो, पास कर दो, जिसको मन हो उसमें ऐसा पोक करके भी देख लेना। देखो जरा यश, पोक करके उसमें पास कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 यही है कि सबकी बुक में देखो, द ट्रिपल पॉइंट ऑफ नियोन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर इतना। द ट्रिपल पॉइंट ऑफ नियोन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर इतना एंड इतना respectively. Express the temperature on the Celsius and Fahrenheit scale. तो हम लोग बनाने वाले हैं 11.1। अक्षत, नियॉन के लिए कितना दिया है? 20.57 केल्विन। और किसके लिए है? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितना? 2.55 केल्विन। यार केल्विन में है, इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री सेंटीग्रेड में और फ़ारेनहाइट में। तो वो फॉर्मूला मैं आप लोगों को रिकॉल कराता हूं कि देखो डिग्री सेंटीग्रेड में नीचे वाला कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और ऊपर वाला कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद क्या था हमारा? डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें नीचे वाला क्या होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ऊपर वाला क्या होता है? 212, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ये केल्विन स्केल है, इसमें ऊपर वाला क्या होता है? 373 केल्विन, और नीचे वाला क्या होता है? 273 केल्विन। फिर मैंने आपको बताया था एक रेशियो के बारे में, बड़ा खास रेशियो था। खास रेशियो क्या बोलता है? डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर लो माइनस नीचे वाला, नीचे वाला कितना है? 0, डिवाइडेड बाई इनका डिफरेंस। इनका डिफरेंस कितना आएगा? 100। इक्वल होगा किसके? फ़ारेनहाइट वाला आप टेम्परेचर ले लो माइनस इसका नीचे वाला कितना है? 32, डिवाइडेड बाई इनका डिफरेंस कितना है? 180, इज इक्वल्स टू केल्विन में आप टेम्परेचर ले लो माइनस नीचे वाला डिवाइडेड बाई 100। ये तीनों सेम होते हैं। तो आपको देखो केल्विन में दे रखा है और पूछा है फ़ारेनहाइट, तो ये वाला रिलेशन आप लोग यूज कर लेना। तो केल्विन किस में बदल जाएगा? फ़ारेनहाइट में। फिर उसने बोला केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में भी बदलो, तो दिस इक्वल दिस। केल्विन में दिया हुआ है, टेम्परेचर काय में आएगा? डिग्री सेंटीग्रेड। पहले मुझे केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करके बताओ। तो देखो मैं रिलेशन लगाने वाला हूं क्या, मैं पहले केल्विन को चेंज करूंगा डिग्री सेंटीग्रेड में। तो डिग्री सेंटीग्रेड -0 था, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। डिवाइड बाई 100 इज इक्वल्स टू केल्विन -273
डिवाइड बाई 100, यही आएगा ना। यहाँ पे -0 भी था, मैंने उसको काउंट नहीं किया। नीचे भी 100, नीचे भी 100, कट जाएगा, हो गया। तो डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, केल्विन -273, केल्विन -273। तो डिग्री सेंटीग्रेड में आप लोग निकाल लो कितना है पहला वाला, 24.57 -273, इतना डिग्री सेंटीग्रेड आंसर आ गया। कितना इजी है। एक बात याद रखना, टेम्परेचर को केल्विन में बदलना सेल्सियस से या केल्विन को सेल्सियस में बदलना बड़ा आसान है। डिग्री सेंटीग्रेड में 273 ऐड कर दो, वो केल्विन बन जाता है। डिग्री सेंटीग्रेड में 273 ऐड करो, वो केल्विन बन जाता है। डिग्री सेंटीग्रेड में 273 ऐड करो, वो क्या बन जाता है, केल्विन। अगर मैं आपको बोलूं 10 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में बदलो, कितना आएगा, 283। 273 ऐड कर दो, केल्विन बन गया वो। कितना क्लियर है। नीचे वाला जो टेम्परेचर है CO2 का, उसको भी आप डिग्री सेंटीग्रेड, इसको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करो ना, कितना आ रहा है। कैलकुलेशन तुरंत क्या करो, कैलकुलेशन जितना करोगे एग्जाम में उतना फायदा होगा। क्या हुआ हमारे लिक्विड का, हाँ देखो वापस से फ्लैट हो गया वो। कितना परेशान किया आपने उसको, फिर भी। कितना है आंसर, आंसर मैं बता दे रहा हूं कितना आ रहा है, 248.58 आ रहा है, माइनस में -248.58 डिग्री सेंटीग्रेड, 58 डिग्री सेंटीग्रेड। वैसे ही दूसरे वाले को कन्वर्ट करेंगे, दूसरे वाले को डिग्री सेंटीग्रेड में हमको निकालना है किसको, 216.55, बस 273 को माइनस कर दो तो आपको पता चल जाएगा। इसका आंसर आएगा आप लोगों का, हाँ 51 नहीं 56। ठीक है, उसके बाद फ़ारेनहाइट में आपको कन्वर्ट करना है। फ़ारेनहाइट में अगर आप चाहते हैं फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो, तो डिग्री फ़ारेनहाइट -32 डिवाइड बाई 180 इज इक्वल्स टू केल्विन -273 अपॉन 100 होता है। ये कट जाएगा, उसके बाद ये 9 टाइम्स जाएगा, ये 5 टाइम्स जाएगा 2 से। तो डिग्री फ़ारेनहाइट -273 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू के -273 अपॉन 5, इतना बच जाएगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 ऑफ के -273, इधर गलत लिख दिया, प्लस 32। तो बस डिग्री फ़ारेनहाइट को इस फॉर्मूले में पुट कर दो, ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है हमको, निकाल लेना है वहां। तो डिग्री फ़ारेनहाइट में आंसर आ जाएगा, आप केल्विन में रख दो, जो भी केल्विन दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। किसके किसके 12 बज गए, आप लोगों के। ठीक है तो सुनो, आप लोगों से एक ऑनेस्ट ट्राई चाहिए। 11.6 आप लोग बनाएंगे, 11.11 आप लोग बनाएंगे। जितने भी क्वेश्चंस मैंने टिक करवाए हैं, इनसे आप कंपेयर कर लेना कौन सा क्वेश्चन है वो, पुरानी एनसीईआरटी से। अक्षत 11.6 ये क्वेश्चन होगा, अ स्टील टेप 1 मीटर लॉन्ग। हाँ ये क्वेश्चन जो है, हाँ तो वो वाला क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है। ठीक है, चलिए तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलिए आयुष आप लीव कर सकते हैं, थैंक यू।